चलिए तो सबसे पहले पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट कौन सा आता है ये बताओ पहले। पार्टनरशिप 1932। कभी अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है, तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932। करेक्ट। सेक्शन 4 डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप एक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो लिखे हुए हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या करता है? तो पार्टनरशिप एक्ट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 4 ऑफ द 1932 ये डेफिनेशन देता है कि पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर पार्टनरशिप क्या है? दैट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिले हैं, करेक्ट, जो बिजनेस करेंगे एंड हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसके बारे में अब डिटेल में थोड़ा जो भी इसमें दिया है उसको डिटेल में इसके फीचर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट है वो 50 है, कोई भी बिजनेस आप करो। अब कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? तीन लोग बताए गए हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन? नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो पागल है जिसका माइंड ठीक नहीं है, और नंबर 3 द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो क्रिमिनल हो सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो सकता है, मतलब जिसको लॉ ने मना किया। करेक्ट, तो ये याद रखिए। अच्छा, और एक और बात, ये जो लिमिट दी गई है मिनिमम 2, ये तो पार्टनरशिप एक्ट में है, मगर मैक्सिमम 50 ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ये कंपनी एक्ट बोलती है। ये ध्यान रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया कि ये जो है मैक्सिमम 50 की लिमिट कौन सा एक्ट बोलता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट पार्टनरशिप ही लिख के आते हैं, बट ये कंपनी है। कंपनी ने बताया है, कंपनी 2013 में, कि पार्टनरशिप यदि है तो 50 लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा क्वेश्चन कि एग्रीमेंट नंबर 1 ओरल, नंबर 2 रिटर्न, नंबर 3 ओरल और रिटर्न, नंबर 4 ओरल एंड रिटर्न। तो ओरल और रिटर्न, या तो ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा, और जो एग्रीमेंट रिटर्न होता है उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब ये कि हम लिख लेते हैं कि कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, कौन को कितना शेयर मिलेगा, कौन के क्या राइट रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, बुक ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, जब एडमिशन होगा तब कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, कोई मरेगा तब क्या होगा। तो ये ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहलाती हैं? एग्रीमेंट कहलाती हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रॉफिट मोटिव। तो यहां पर जो है प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए आपका, यानी कि अगर आपको केस स्टडी आ गई कि आपस में दो लोगों ने कोई सोशल वेलफेयर के काम के लिए एग्रीमेंट किया है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। सोशल वेलफेयर का काम, कोई रिलीजियस का काम, ये जो है, मान लो 10-15 दोस्तों ने इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा ठंड में हम जो है पार्टनरशिप करेंगे और आपस में पैसे मिला के गरीबों में कंबल बांटेंगे, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। करेक्ट, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, मतलब आपका जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी केस स्टडी कई बार आ जाती है। केस स्टडी आ गई कि भाई मान लो 5 दोस्तों ने मिलकर कहा कि अपन इकट्ठे पैसे मिलाएंगे और शॉपिंग करेंगे जिससे हम जो है यूज परचेज ट्रेड डिस्काउंट का फायदा उठाएंगे, तो ये भी कोई पार्टनरशिप नहीं है। अब यहाँ पे अगला आता है शेयरिंग द प्रॉफिट। तो यहाँ पर एग्रीमेंट है कि सारे पार्टनर आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि लॉस भी होगा तो लॉस भी बटेगा। सारे पार्टनर प्रॉफिट को बांटते हैं, सिर्फ लॉस को भी, मगर माइनर अकेला एक ऐसा पार्टनर होता है जो लॉस को बांट, वैसे तो माइनर पार्टनर नहीं बनता, मगर पार्टनरशिप एक्ट उसे एडमिट करता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि माइनर कैन बी अ पार्टनर बट ओनली फॉर द प्रॉफिट।
है ना, मतलब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं कर सकता जिससे उसकी कोई जिम्मेदारी आए। उसके बाद फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को सभी लोग करेंगे, कंडक्ट करेंगे। सभी बिजनेस कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे हम सभी यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब पार्टनर हैं, तो हम सब बिजनेस कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है हम सब ना करें, हम में से कुछ ये 4 स्टूडेंट बिजनेस कर रहे हैं और बाकी ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम बट दे आर रिप्रेजेंटेड टू ऑल इन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होता है। एक पार्टनर अंश क्या 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 होता है? प्रिंसिपल और एजेंट दोनों। याद रखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, द पार्टनर कैन बी। अच्छा, कई बार प्रिंसिपल को ऑनर भी लिख देते हैं। प्रिंसिपल का मतलब जो ऑनर है वो, और एजेंट का मतलब जो उसने अपना बंदा अपॉइंट किया है उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो द पार्टनर कैन बी ए प्रिंसिपल एंड कैन बी एन एजेंट। कैसे होता है, कोई बताएगा मेरे को? प्रिंसिपल कैसे होता है एक पार्टनर? प्रिंसिपल वो होता है जो व्यक्ति किसी और के काम से रिप्रेजेंट, कि भाई उसका एजेंट उसका काम कर रहा है, मगर उस एजेंट जो काम कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो मैं पार्टनर हूं, तो आप यदि कोई काम करेंगे तो आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपका पार्टनर हूं, तो मैं आपका प्रिंसिपल हो गया। वहीं जब मैं कोई काम करूंगा तो मैं आपको भी रिप्रेजेंट करूंगा, फर्म को रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए मैं आपका एजेंट भी हो गया। तो एक पार्टनर दोनों रोल निभाता है। कौन कौन से दोनों रोल? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब क्वेश्चन आया, द पार्टनर कैन बी, ऑप्शन नंबर 1 प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 2 एजेंट, ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल और एजेंट, ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, याद रखिए, एंड शब्द आएगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, अगला है रजिस्ट्रेशन। बताइए क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आंसर इज नो, इट इज एन ऑप्शनल। करवाना तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, ऐसे ही चलाओ। बस इतना रहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कुछ चीजों में दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, मगर कुछ चीजों में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। अगला, नेचर ऑफ लाइबिलिटी। बताओ, पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की लाइबिलिटी, अनलिमिटेड। तो एक तो टॉपिक आता है अनलिमिटेड, और दूसरा टॉपिक आता है दैट इज राइट टू टेक पार्ट। तो राइट सॉरी, दूसरा दूसरा टॉपिक आता है कि ज्वाइंटली और सेवरली भी होती। क्या क्या होती है? ज्वाइंटली और सेवरली, यानी कि पार्टनर कैन बी अ लाइबिलिटी कैन बी ज्वाइंटली एज वेल एज सेवरली। ज्वाइंटली भी होती है और सेवरली भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ ज्वाइंटली और सेवरली का? ज्वाइंटली मतलब सबकी मिलके भी लाइबिलिटी है, और सेवरली का मतलब एक एक करके भी लाइबिलिटी है, करेक्ट। उसके बाद आते हैं राइट टू टेक पार्ट। तो राइट टू टेक पार्ट का मतलब है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, सिर्फ माइनर को छोड़ के। माइनर कैन नॉट बी टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, ओनली ऑल द पार्टनर्स कैन टेक, सिर्फ माइनर छोड़ के। अगला, ड्यूटी टू पे द पर्सनल प्रॉफिट। यदि आपने कोई पर्सनल प्रॉफिट बनाया है तो आप इसको फर्म को दे दीजिए। फर्म की एसेट्स को यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके यदि आपने कोई पर्सनल प्रॉफिट बनाया तो किसको दे दो? फर्म को दे दो। और वहीं अगर कोई लॉस हुआ है तो खुद बियर करो आप, आपको फर्म नहीं लेगी वो लॉस। मान लो फर्म के रुपए यूज करके आपने शेयर मार्केट में लगा दिए, 1 लाख रुपए फर्म के यूज किए, शेयर मार्केट में लगा दिए और 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया, तो बताइए क्या वो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि फर्म की एसेट्स यूज है। और मान लो अगर उसी 1 लाख रुपए से आपको नुकसान हो गया 5,000 रुपए का, तो फर्म को कितने दोगे? 1 लाख की 95,000? फर्म बोलेगी भैया लॉस हुआ तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ तो हमारा। फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी।
इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है एवरी पार्टनर, कोई अथॉरिटी होती है कि वो फर्म के बिहाफ में, मतलब इसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इम्प्लाइड मतलब वो तो मानी गई है कि है ही, करेक्ट, वो तो मानी गई है कि है। आया कि नहीं समझ में? करेक्ट, मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो मानी है, वो तो नेचुरल है कि पार्टनर बने हो तो फर्म के बिहाफ में परचेज या सेल कर सकते। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? इम्प्लाइड दो प्रकार की अथॉरिटी, इम्प्लाइड होती है और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब आपको हम वो अथॉरिटी देंगे तभी आप वो काम करोगे, उसको बोलेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी। और इम्प्लाइड का मतलब कि वो अथॉरिटी जो बोली नहीं जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हम को मम्मी को मम्मी बोलने की अथॉरिटी इम्प्लाइड है। भाई मम्मी से हम बोलेंगे माँ मम्मी, तो पूछना थोड़ी होगा मम्मी मैं आपको मम्मी बोलूं क्या? नहीं, करेक्ट। पर अगर कोई फ्रेंड बनाओगे तो उसको पूछना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊं क्या? तो ये क्या है? ये एक्सप्रेस अथॉरिटी। मगर वही इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब जिसके लिए पूछना नहीं पड़े, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे, फटाफट बताते जाओ। पहला पहला बोलते जाओ। द रिलेशन बिटवीन two or more persons sharing profit carried on by all or any of them is called partnership, joint partnership. Feature क्या है? two or more person, they are sharing profit and loss in the fixed ratio. Business is carried on by all or any of them acting for all as an agent. All of the above. All of the above. Maximum number of partnership is mentioned in the Company Act, not the Partnership Act. Company Act. Yes, very good. यहाँ पर भी ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया बेटा, सभी के आंसर आ रहे हैं। अगला नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब फॉलोइंग है एक को छोड़ के, एटलीस्ट टू पार्टनर, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर द सम बिजनेस। बोलो क्या आएगा? सी आएगा, दैट इज एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। जरूरी नहीं है, आप कोई दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकते हो। फिर द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ ओरल और रिटन एग्रीमेंट इक्वल होता है। ये अभी आगे आ जाएगा, वैसे तो पढ़ा हुआ है, इक्वल होता है। द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में क्या अंतर है? पहला कौन सा है? ए, देखते हैं। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एन ओरल, पार्टनरशिप इज साइंड बाय द ऑल द पार्टनर, एग्रीमेंट इज साइंड मेजॉरिटी, partnership deed is registered in the court in law, whereas partnership agreement is not registered, partnership deed is not subject to change unless all the partner agree, partnership agreement can be attended by 50%। तो इसमें पॉइंट ए आएगा। पार्टनरशिप डीड जो है जनरली राइटिंग में ही होती है, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, वैसे तो डीड भी एग्रीमेंट है बट इट मे बी ओरल आल्सो। इफ देयर इज अ नो डीड, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। नाउ when it is not registered, then partnership firm deemed to be illegal, allowed to carry the business subject to payment of penalty, allowed to carry the business subject to certain disability, allowed to carry the business only the special permission of registration। चलो बोलो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन, इनलीगल बोल देंगे क्या है? चलो बोलो जल्दी। सी पॉइंट इज करेक्ट, अलाउड बट सर्टेन डिसेबिलिटी के साथ अलाउड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, ऑनलाइन में भी बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो आपको पता है कि आपस में जो एग्रीमेंट किया गया है रिटर्न, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ये जनरली पूछी नहीं जाती। बस अब अपने काम को इतना है कि यदि एग्रीमेंट नहीं है तब पार्टनर क्या करे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब पार्टनर क्या करे? तो बिल्कुल आसान है कि भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहला आता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल, इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट या लॉस। यानी क्वेश्चन में यदि रेशो नहीं दिया तो क्या करोगे? इक्वल मानोगे। क्वेश्चन में यदि रेशो नहीं दिएगा तो अंकित क्या करेंगे? इक्वल मानेंगे, है ना? अंश क्या करेंगे? इक्वल, इक्वल रेशो 1:1 बोलते हैं, है ना? आपको पता है रिवीजन चल रहा है, तो दैट इज 1:1। तीन पार्टनर है तो 1:1:1। फिर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रेम्युनरेशन, सैलरी, तो अगर हमें डीड में दिया गया नहीं है तो नहीं होगा अलाउड, नहीं देंगे भैया, चाहे पार्टनर रोए गाए, हमें देना इसको नहीं है। कई बार आएगा कि पार्टनर क्लेम कर रहा है कि मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे दो, मना कर देंगे, नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म, अगर कुछ नहीं दिया है तो कितने परसेंट से, 6%। मतलब क्वेश्चन में यदि रेट नहीं भी दिया है तब भी हम 6% से, 6% वाला फंडा काय में लगता है, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है उस पे फर्म 6% से इंटरेस्ट, याद रखना लोन पे 6% से इंटरेस्ट है, फर्म देती है तब नहीं है, फर्म लोन दे रही है पार्टनर को तब नहीं, पार्टनर लोन दे रहा है, ये बहुत ही बारीक चीज, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तब 6% से इंटरेस्ट माना जाता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, यहां पे कोई भी प्रकार से चार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं करेगी फर्म, करेक्ट। इसके बाद अगर नॉर्मल बिजनेस डिसीजन है, नॉर्मल बिजनेस डिसीजन कैसे लिए जाते हैं फर्म में, यहां पे मेजोरिटी के बेस 50% से ज्यादा, मान लो नॉर्मल बिजनेस डिसीजन है कि भाई हमें रॉ मटेरियल खरीदना है फर्म को, अब 3 लोग बेच रहे हैं, ए बी और सी, तो आप किससे खरीदें, तो ये नॉर्मल डिसीजन है, ए से खरीदना कि बी से खरीदना कि सी से खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना जो भी, तो ये नॉर्मल डिसीजन है, ये 50% से ज्यादा पार्टनर बोल देंगे उससे खरीद लेंगे। मगर वहीं पर यदि पार्टनर के एडमिशन रिटायरमेंट की बात है तो सारे पार्टनर की कंसर्न चाहिए होगी। केस स्टडी आ गया, भाई ए चाहता है कि उसके बेटे को एडमिट करें, बी भी राजी है मगर सी ऑब्जेक्शन ले रहा है, 3 में से 2 राजी हैं मगर सी ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो बताइए क्या ए के बेटे को एडमिट किया जा सकता है, तो आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर ऑल पार्टनर की मंजूरी नहीं है, मंजूरी होना चाहिए सारे पार्टनर की, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर अब यहां पे क्वेश्चन है कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6 महीने का ये भी लेते हैं, तो आंसर इज यस, बिल्कुल सही है। तो पार्टनर जो है 6 महीने का भी इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का होगा, 4 महीने का, 3 महीने का, जितना टाइम पीरियड का लोन दिया है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा सॉरी ये वाला, पार्टनर यूज द प्रॉपर्टी बिलोंग टू द फर्म, अगर पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी जो बिलोंग करते हैं उस पे यदि प्रॉफिट कमाते हैं तो यू हैव टू हैंड ओवर द फर्म, जैसे 20,000 रुपए यूज किए फर्म के, 5,000 का प्रॉफिट कमाए तो 25,000 दे दो, वहीं अगर 20,000 यूज किए और 2,000 का लॉस हुआ तो पूरे जितने लिए हैं 20,000 उतने देना पड़ेगा, फर्म जिम्मेदार नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, करेक्ट। तो ये मुझे बताइए, ये पूरे 8 पॉइंट क्लियर हो गए, क्योंकि इन्हीं में मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्हीं पे आगे का पूरा पार्टनरशिप डिपेंड है। मतलब इन पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे हैं जो सारे के सारे चैप्टर में एडमिशन रिटायरमेंट तक काम में है, कि भाई रिटायरमेंट तक रेशो नहीं दिया है तो इक्वल मानेंगे, आप पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% का इंटरेस्ट बताएंगे, समझ में आया। तो ये पूरा, तो बताओ, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर इज नॉट एंटाइटल, बोलो 4 में से क्या, कमीशन के लिए एंटाइटल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर इज एंटाइटल सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस, प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, 6% कंपाउंड की सिंपल इंटरेस्ट, 6% सिंपल इंटरेस्ट आएगा बेटा, याद रखना। फिर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी पार्टनर आर एंटाइटल 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, entitled 9% interest, entitled to interest on capital at the bank rate, no entitled to interest on their capital. In the absence of agreement नहीं है तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो नो एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है, ऑनलाइन क्लास में भी करेक्ट बेटा, कुमकुम, पलक, प्रियंका, श्रेयांश, करेक्ट। अगला, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रेट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
नील। नील है कैपिटल पे। कईयों के मन में यदि 6% आ रहा होगा भैया तो वो लोन पे है, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, है ना। कोई हो सकता है कि पूछ नहीं पा रहा हो और उसको लग रहा 6% आएगा इसमें, तो यहाँ पे नील आएगा क्योंकि कोई नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग, नील, ड्रॉइंग पे भी नील। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, सैलरी एंड रेमनरेशन, नील, सैलरी एंड रेमनरेशन भी नील आएगा। हैं, क्या बोल रहे हो, बोलो, डाउट है। चलो, in the absence of any agreement, any information regarding the date of loan from X or Y, it is a reasonable to assume, अगर लोन की डेट नहीं दी है कि लोन कब लिया, तो कितना हाफ ईयर का मानोगे, लोन की डेट। चलो बोलो, लोन की डेट नहीं दी है तो इट इज टेकन बिटवीन of the year, it is taken on the first day of the year, it is outstanding, it is taken on the last day of the year। तो क्या मानोगे इसको, बोलो जल्दी। तो यहाँ पे भाई अगर ड्राइंग होता, मतलब जो आपको याद आ रहा है ना, मिडिल एवरेज 6 मंथ, वो आपको ड्राइंग वाला याद आ रहा है। यहाँ पर लोन की जब भी बात होगी तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान, बिगिनिंग, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगता है। P&L appropriation is prepared by partnership firm। P&L appropriation is, account is made to appropriate the profit among the partners, settle the dispute, determine the profit remaining after the appropriation, और all of these। तो ये all of these यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। सेटल डिस्प्यूट का मतलब इसमें भाई प्रॉफिट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कौन कितना लेगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाता है। ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि सर एग्रीमेंट की प्लेस पर यदि डीड वर्ड इज यूज्ड देन आल्सो सेम कंसेप्ट, हाँ सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, एग्रीमेंट डीड। अब डीड बनी है एक्चुअल में, तो फिर डीड का मतलब तो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब एब्सेंट नहीं है, मतलब आप बोल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऐसा या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों चलेंगे, दोनों सही। इज रेंट पेड टू द पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या रेंट पार्टनर को पेड किया जा रहा है तो क्या ये एप्रोप्रिएशन है। तो एक शब्द पहले इसको समझना होगा, अभी समझ लेंगे। एक एप्रोप्रिएशन वर्ड आता है और एक चार्ज शब्द आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले उसको 2 मिनट अपन देख लेते हैं। एक एप्रोप्रिएशन शब्द आता है और एक चार्ज। तो ये देखिए, पहले तो आप सभी को पता है कि भाई कोई भी एंटिटी हो, पहले ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है, P&L से निकलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट फिर कहाँ जाता है, एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो फिर पार्टनर में बढ़ता है, करेक्ट। ये एक कंसेप्ट है। अब इसमें एक और चीज आती है, एक आता है चार्ज और एक आता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है कि आप जो है, भले ही आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा, इसको हम कहते हैं चार्ज। भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपको ये जो रुपया है ये क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, इसको हम कहते हैं चार्ज। ठीक है। जैसे हम सैलरी है तो सैलरी चार्ज हो, वेजेस चार्ज हो, एक्सपेंस चार्ज, और फिर प्रॉफिट होने के बाद पार्टनर को जो बांटते हैं वो एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये याद रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें P&L में आ रही हैं ये सब चार्ज होगी, और जितनी भी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं ये सब एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट हुआ तभी एप्रोप्रिएशन में बढ़ता है, अब लॉस होता है तो लॉस का एप्रोप्रिएशन में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। ठीक है। यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, जितने भी पार्टनर को पेमेंट करते हैं वो सारे के सारे पेमेंट क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन होते हैं, सिर्फ 2 पेमेंट को छोड़ के। कौन कौन से 2 पेमेंट है जो चार्ज माने गए हैं, रेंट टू द पार्टनर
एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। ये जनरली P&L में आना चाहिए, पर क्या होता है कि कई बार हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं, तो हम P&L में जब क्वेश्चन में दिए हैं तो हम ये मानते हैं कि ये P&L में नहीं आए हैं, इसीलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय प्रॉफिट में से उसे इनर कॉलम में यहीं के यहीं माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ? लॉस होगा तो ये दोनों देने पड़ेंगे, बाकी सब चीजें देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा, जिससे आपका लॉस और बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 10,000 का लॉस हुआ, 5,000 का इंटरेस्ट देना है, तो अब आपका लॉस 15,000 हो गया। अब आपका लॉस कितना हो गया? 15,000। लॉस बढ़ जाएगा क्योंकि भाई ऑलरेडी एक्सपेंस हो रहे हो ना ज्यादा। हाँ, मान लो लॉस इस साइड आया, लॉस इस साइड आया, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये इस साइड माइनस हो रहे थे, इस साइड आके क्या हो जाएंगे? क्रेडिट साइड यदि इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे देखो यदि प्लस होता है, देखो मैं भी पूरा बताऊंगा ना, ये वाला जो है ये पूरा पढ़ेंगे अपन P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें आ जाएगा क्लियर कहाँ पे आएगा। लॉस का भी बता, लॉस का भी अपन देख लेंगे, ठीक है। चलो देखो एक काम करते हैं, ये P&L एप्रोप्रिएशन समझ, पहले चार्ज और वो समझ में आ गया, तो चार्ज कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे बस, है ना। चार्ज एप्रोप्रिएशन, सॉरी, चार्ज तो हर हाल में देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन तब देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो पहली बात, यदि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है तो इस साइड आएगा, नेट लॉस दिया है तो इस साइड डेबिट साइड, नेट लॉस दिया है तो यहाँ पे नेट लॉस डेबिट, और ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे ध्यान देना क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में भाई अगर आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि इसमें सारे चार्ज माइनस हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन सुनना, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सारे चार्ज माइनस करने के बाद मगर एक भी एप्रोप्रिएशन इसमें से अभी माइनस नहीं हुआ है, उसको नेट प्रॉफिट। अब मान लो कोई एप्रोप्रिएशन दे दिया तो इसका मतलब फिर वो नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई चार्ज दे दिया, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया या रेंट टू द पार्टनर, तो इसका मतलब फिर वो नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ चार्ज अभी माइनस करना बाकी है। आपने थोड़ा भी उसको डिस्टर्ब किया तो वो नेट प्रॉफिट की उपाधि से हट गया। अगर आपने एक आध चार्ज माइनस करना भूल गए तो फिर वो नेट प्रॉफिट नहीं है, या एप्रोप्रिएशन ज्यादा माइनस कर दिया तब भी वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सारे के सारे चार्ज माइनस करने के बाद मगर एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। उसमें से एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस हुआ तो समझ लो कि फिर वो नेट प्रॉफिट की उपाधि से हट गए, है ना, नेट प्रॉफिट नहीं है। तो यहां पे अगर मान लो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो अकेला क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस करेंगे रेंट टू पार्टनर। और अब यदि आपने पार्टनर को लोन दिया और उसने आपसे इंटरेस्ट लिया तो वो यहाँ पे प्लस होता है, वो यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। मतलब अगर फर्म इंटरेस्ट देगी तो माइनस होगा, और फर्म को यदि इंटरेस्ट मिलेगा तो प्लस होगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है। समझ में आया? कई बार दिया रहता है, एक क्वेश्चन भी है जिसमें ये दिया रहता है कि दोनों दिए हैं, अभी अपन करेंगे उसको, तो याद रखिए फर्म, फर्म के द्वारा यदि इंटरेस्ट दिया जा रहा है, फर्म सिंपल है, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो माइनस होगा, और फर्म की अगर इनकम हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ प्लस होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर लिख दो इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है। और रेंट दे रहे हैं तो इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, इस तरफ आएगा इंटरेस्ट ऑन टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर है उसको आ जाएगा, फिर टू सैलरी आ जाएगा, सैलरी के बाद कमीशन आ जाएगा,
मैनेजर कमीशन, ये पार्टनर का कमीशन, ये मैनेजर का कमीशन। जनरल रिजर्व में अगर कुछ ट्रांसफर कर रहे हो वो आ जाएगा। उसके बाद फिर बैलेंस करोगे, बैलेंस आपका प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो इस साइड डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको पार्टनर कैपिटल के नाम से, और यदि आप जो है फिक्स सिस्टम चला रहे हो तो पार्टनर करेंट के नाम से लिखें। अगर फिक्स सिस्टम चल रहा है तो पार्टनर करंट के नाम से, और बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब आते हैं लॉस वाली कहानी पे जो आप पूछ रहे थे। अब मान लो लॉस हुआ, तो अब आप किस साइड लिखोगे लॉस को? डेबिट साइड। लॉस हुआ तो किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। समझ गए? अब लॉस हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब लॉस में वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। रेंट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। रेंट मतलब उल्टा होने लगता है ना। जैसे यहाँ पे जो चीजें माइनस हो रही है वो लॉस के केस में प्लस होने लगेगी, और जो चीज प्लस हो रही है वो लॉस के केस में माइनस होने लगेगी। आई कि नहीं बात समझ में? तो इस तरह से यदि लॉस होता है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉस है तो एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा ना? आएगा एप्रोप्रिएशन। सिर्फ एप्रोप्रिएशन में हम लॉस को लिखेंगे और उसको बांट देंगे उस। हाँ, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब नहीं आएंगे। मगर यदि क्वेश्चन हमसे बोले कि इनको चार्ज मानो, अगर क्वेश्चन ने हमसे साफ, वैसे तो हम नहीं लिखेंगे 99%, मगर 1% यदि क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि इसको चार्ज मानना है, आप एक क्वेश्चन है ऐसा 32-33 नंबर पे कि इसको चार्ज मानो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, फिर भले ही लॉस हो जाए, फिर लॉस को हम लिखेंगे यहां पे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां, लॉस को लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लिखेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? सर इंटरेस्ट ऑन लोन वाला फिर से एक बार बता दें। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर प्रॉफिट होता है बेटा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, चार्ज है इनर कॉलम में, एप्रोप्रिएशन माइनस होगा, सॉरी रेंट माइनस होगा, और अगर इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो वो प्लस होगा। फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन दिया है पार्टनर को, तो वो प्लस होगा। ठीक है? अब यदि लॉस होता है तो लॉस यहाँ पे इनर कॉलम में लिख के आप प्लस कर देंगे, जो चीजें यहाँ माइनस हो रही हैं वो चीजें लॉस के केस में प्लस हो जाए, वो चीजें लॉस के केस में प्लस हो जाए। आएगी बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद जो है, अगर क्वेश्चन अलग से बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लो? चार्ज, तब हम लिखेंगे लॉस के केस में, लॉस भी इस साइड लिख देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देंगे, और फिर इकट्ठा जोड़ के लॉस आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर लॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में वो लॉस ट्रांसफर। ठीक है, बात समझ में आई? करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं एप्रोप्रिएशन का, जिसमें ये सभी चीजें आ जाएंगी। चलो एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करेंगे। चलो 2 मिनट में बनाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, विनोद और मोहन पार्टनर है और उनका जो कैपिटल है, हाँ श्रेया, अगर लॉस है तो बैलेंसिंग फिगर लॉस ही आएगा, है ना? अब यदि रेंट वगैरह दे रहे हैं हम, मतलब पार्टनर को दे रहे हैं, तो वो लॉस में प्लस हो जाएगा, वो लॉस में प्लस हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। विनोद और मोहन पार्टनर है और विनोद का कैपिटल है 1 लाख, मोहन का 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, विनोद सैलरी 3,000 रुपए है पर मंथ है, याद रखना, और नेट प्रॉफिट 80,000 रुपए। फटाफट बना के 2 मिनट में बता दो, आपको ही बताना है। और ऑनलाइन में चलो फटाफट बनाओ बेटा ऑनलाइन में।
चलो जल्दी, ऑनलाइन क्लास में उठ जाओ सब, चलो उठ जाओ जल्दी। अरे यार जबरन में सोते सोते नहीं पढ़ना, चलो उठ जाओ जल्दी। नहीं नहीं, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे है ना, बिल्कुल फटाफट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, धड़ाधड़ हो जाएगा एकदम। प्रियांशु बन गया ना, गौतम नहीं, अरे गौतम, चलो देखो भाई, नहीं फाइल जरूर, चलो देखो जरा। चलो देखो गौतम, यहाँ पे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते समय भाई हमने डेबिट और क्रेडिट साइड, तो ये सबसे पहले कैपिटल पे यहाँ पे आ जाएगा बेटा, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 80,000 रुपए दिया हुआ है। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विनोद और मोहन, तो इंटरेस्ट 6% है, तो कितना आता है, 6,000 और 3,600, टोटल 9,600। फिर सैलरी, सैलरी 3,000 इंटू 12, बस ये दोनों चीज दी है। हाँ हाँ, 80,000 टोटल इस साइड का आ गया, 80,000 इस साइड का भी टोटल आ गया गौतम। यहाँ पे अब अपना टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 34,000, कितना, 32, 34,400, ओके। तो दोनों में बढ़ जाएगा, आपको रेशियो दिया नहीं है तो इक्वल 17,200। यहाँ पे ज्यादा आ गया, मतलब इस साइड का ज्यादा आ गया टोटल, तो वो लॉस आ जाएगा। वैसे तो ये जनरली इसलिए मतलब 99% तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट होगा तो बटेगा, अगर किसी चीज को वो चार्ज मान रहे हैं तभी वो होगा, क्योंकि यहां पर कोई चीज तभी आएगी जब उसको क्या मान लेंगे, चार्ज, करेक्ट, लॉस के केस में। अदरवाइज लॉस अकेला हुआ है तो लॉस अकेला लिख के और यहां बांट दो, है? हाँ चलो अभी करते हैं वो भी। अब एक और चीज यहाँ पे, तो पहले तो ये सिंपल एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, उसके बाद फिर एक और ध्यान देना, एक और इसमें जो है वो ये है कि आपको जो प्रॉफिट दिया जाता है, करेक्ट, वो प्रॉफिट कौन सा दिया है इस पे भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है। जैसे ध्यान देना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक, कि मान लो आपको यहाँ पे जो है, अपन ने कहा कि नेट प्रॉफिट, हमेशा ये नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन आपके काम आएगी, नेट प्रॉफिट, ध्यान देना। तो नेट प्रॉफिट का मतलब है इसमें सारे के सारे चार्ज माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी एप्रोप्रिएशन माइनस होना बाकी है। इसमें एप्रोप्रिएशन जो है
वो माइनस होना बाकी है। सारे चार्ज माइनस कर दिए हैं। मान लो ये नेट प्रॉफिट आया 1 लाख, ये नेट प्रॉफिट आया कितना, 1 लाख। अब एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपको दिया हुआ है जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते, यहां पर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लो 20,000। अब जैसे ही आप इसमें से ये 20,000 माइनस करोगे, इसमें से ये 20,000 माइनस करोगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद का दे दिया। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये मुझे बताओ नेट प्रॉफिट रहा क्या, नहीं रहा, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। तो इसके दो एप्लीकेशन है, मतलब इससे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब अब अपन जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो जैसे ही हमने लिखा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया मान लो 80, तो फिर ये 20 यहां लिखने की जरूरत नहीं है, पहला करेक्ट। मतलब आपने यदि डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने वाला प्रॉफिट ले लिया तो फिर आपको इंटरेस्ट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हो चुका है जो आपको प्रॉफिट दिया गया है उस प्रॉफिट में से। और मान लो यदि आपको लिखना भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करना पड़ेगा, फिर 1 लाख आएगा, फिर 1 लाख यहां लिख, और उसके बाद आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते। उसके बाद मतलब पहले अगर लिखना है मान लो तो आपको पहले उसमें क्या प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो नेट प्रॉफिट आ जाए। समझ गई बात, क्लियर हुआ? हाँ, नहीं भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डायरेक्ट इसको यहां लिख दिया, ठीक है, तो फिर आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो ये तरीका आता है, ठीक है, करेक्ट हुआ। पहला तो ये तरीका यहां पे आता है। अब एक और तरीका यहां पे जो आता है वो ध्यान दो। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि मान लो कई बार बोलते हैं आपको क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और आपको बोला है मैनेजर कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ऐसा बोल दो मैनेजर कमीशन, हाँ 10। तो इस 80 में पहले 20 जोड़ना पड़ेगा और फिर इसका निकालना पड़ेगा 10%। तो नेट प्रॉफिट का आप इतना ध्यान रखो कि जो भी आपको परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में भयंकर ज्यादा गड़बड़ी होती है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो कौन सी चीज का परसेंटेज दिया, कौन सी चीज का परसेंटेज हमें दिया हुआ है। अगर वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तो नेट प्रॉफिट पे ही लगना चाहिए। अगर मान लो परसेंटेज दे दिया, क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट 1 लाख और परसेंटेज ऑफ दे दिया 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब ये, मतलब आपको ये डेफिनेशन एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो मैं कैसे कैलकुलेट करके उस आफ्टर को निकालूं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया है तो मैं कैसे कैलकुलेट करके उस नेट प्रॉफिट को निकालूं, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया है, आफ्टर कमीशन दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो मतलब जिस भी चीज का आफ्टर दिया है मुझे नेट प्रॉफिट में से वो माइनस करना पड़ेगा। मान लो अब यहां पे उन्होंने दे दिया सैलरी, सैलरी कितनी दे दी, 10,000 दे दी। अब सैलरी 10,000 दे दी तो अब यहां पे भैया हम यदि देखेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो ये 1 लाख में से 20 और 10, 30 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 70,000, 70,000 बच जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी,
प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, प्रियांशु कितनी आएगी प्रॉफिट आफ्टर सैलरी? 90,000। कैसे आई प्रियांशु? माइनस 1 लाख में से अकेला क्या माइनस कर दिया? सैलरी माइनस कर, अकेला क्या माइनस कर दिया? सैलरी माइनस कर। आई बात समझ में? तो जिसका ये वर्ड लिखा रहेगा आफ्टर, यानी उसको माइनस करना है। जिसका लिखा रहेगा वर्ड बिफोर, उसको माइनस नहीं करना। अगर मान लो वो बोल रहे हैं कि, जैसे मान लो उनने बोल दिया नेट प्रॉफिट, हमको दे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कितना? 70। अब उनने बोल दिया कमीशन इज 10% प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ये दे दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 10,000 को वापस से प्लस करना पड़ेगा। उनने दे दिया नेट प्रॉफिट का, तो ये 10,000 सैलरी भी प्लस होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस हो गया। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये आपको एकदम दिमाग में क्लियर हुआ किसका आफ्टर बिफोर, ये बात अच्छे से पकड़ में आ गई। ठीक है, पहली बात तो ये, एक बात ये हो गई। अब एक और चीज, हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, एक बार और बताऊं क्या? है कमीशन वाला एक बार और बता देते हैं। देखो वापस से, एक बार वापस से देखते हैं इसको। चलो देखो यहां पे, मान लो सबसे पहले इनके नाम आपको याद हुए क्या? क्या बोल रहे हो गौतम? चलो देखो यहां पे, चलो देखो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम किस चीज को लिखते हैं? नेट प्रॉफिट को लिखते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम किस चीज को लिखते हैं? नेट प्रॉफिट को लिखते हैं। ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, हमें ध्यान देना, कई बार हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहता। गौतम, हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, हमें यहाँ पे, अच्छा और नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब सारे चार्ज माइनस करने के बाद। चार्ज क्या होते हैं गौतम, ये क्लियर है? चार्ज का मतलब जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ये पूरी चीजें जो हमें पेमेंट करना कंपलसरी है, उनको चार्ज कहते हैं। जो हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, उनको हम कहते हैं चार्ज। और जो पार्टनर को देना रहता है वो रहता है एप्रोप्रिएशन। तो दूसरों को देना है चार्ज, पार्टनर को देना है एप्रोप्रिएशन। ये दो बात समझ में आई? दूसरों को देना है चार्ज और पार्टनर को देना है एप्रोप्रिएशन। ये बात क्लियर हुई? तो नेट प्रॉफिट इसके बीच में आता है, सारे चार्ज माइनस करने के, मगर एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ, तो ये बीच में आता है, इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। इतना समझ में आया? करेक्ट। अब इसमें सारे चार्ज माइनस करने के बाद मगर एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हो आप, यहां तक इस लाइन तक पूरे चार्ज माइनस हो चुके हैं, मगर अभी आगे एप्रोप्रिएशन है, तो हमने एक भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं किया, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। और हमने मान लिया कि नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख रुपए आया। तो 1 लाख रुपए में क्या हुआ गौतम, कि सारे हमारे जितने भी चार्ज थे वो क्या हो गए? माइनस हो गए, मगर एप्रोप्रिएशन एक भी माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आया इसमें। भाई अब मान लो कि अगर क्वेश्चन, मान लो कि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो गौतम है कितना? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20,000 है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद के प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे, मतलब ये, अब ये एक एप्रोप्रिएशन माइनस हो रहा है, करेक्ट? तो यहां पर हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर, शब्द लग जाएगा बेटा, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 1 लाख में से ये 20,000 रुपया माइनस हुआ,
तो कितना बचा? 80,000। ये कितना बचा? 80,000। आई कि नहीं? अब इसका नाम क्या पड़ गया इस प्रॉफिट का? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये नेट प्रॉफिट नहीं रहा, ये बन चुका है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसमें से एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है। अब मान लो वहीं पे गौतम हमें दिया हुआ है सैलरी, सैलरी दी है गौतम पार्टनर की 10,000, सैलरी ऑफ पार्टनर। अब मुझे बताओ, अब ये सैलरी भी माइनस करोगे तब इस प्रॉफिट को क्या बोलोगे? प्रॉफिट आफ्टर, बोलो, अरे बोलो ना यार, बोलो, चलो गौतम बोलो। तो अब इसमें देखो गौतम, इसमें दो चीजें माइनस हुई हैं। प्रॉफिट आफ्टर, कौन कौन सी चीज माइनस हो चुकी है गौतम इसमें? जब मान लो ये 20,000 भी माइनस किया और ये 10 भी माइनस किया, तो दोनों माइनस करने के बाद ये आया 70। अब ये 70,000 का नाम क्या है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड, मतलब जितनी भी चीजें माइनस होती जाती हैं आफ्टर उतनी चीजों के नाम लिखाते जाते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो पहले तो नाम समझ में आए कि किसको क्या बोलेंगे। अब आए कि नहीं नाम समझ में? तो अगर यहां पर बोल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके। अगर बोल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो उसका मतलब दो चीजें माइनस हो चुकी हैं। इतना बताओ मुझे पहले, इतना एकदम अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? ये पहली। अब एक और बात, अब इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है, इसका यूज ये है कि यदि आपको जो है, मान लो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो ये अपन ने लिख दिया 80,000। प्रॉफिट कितना लिख दिया? 80,000। तो यहां पर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले ही माइनस हो चुका है। अब समझ में आई कि नहीं बात? तो क्योंकि वो पहले ही माइनस हो चुका है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात, एक तो ये काम में आता है, ये इस काम में आता है। किस काम में? कि एक जो अगर ऑलरेडी माइनस है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले काम में आता है। दूसरे काम में क्या आता है? दूसरे काम में ये आता है कि कई बार हमें प्रॉफिट के ऊपर क्या दिया जाता है? परसेंटेज दिया जाता है। मान लो उन्होंने दे दिया 10%, दैट इज 10% प्रॉफिट आफ्टर, करेक्ट, 10% प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो अब आप काय पे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस वाले पे निकालो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे। मान लो उनने दे दिया दैट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे दिया। अब 10% ऑफ प्रॉफिट, कमीशन दिया है, कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो आफ्टर सैलरी का मतलब प्रॉफिट में से सिर्फ क्या चीज माइनस करने के बाद? सैलरी माइनस करने के बाद फिर जितना आता है उसका कितना? 10%। मतलब क्वेश्चन आपको जिस भी प्रॉफिट पे वो परसेंटेज बोलेगा, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उस पे परसेंटेज निकालो। करेक्ट? अगर क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो क्वेश्चन ने आपको गौतम दे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में दिया है, मगर क्वेश्चन बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कहां जाना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट पे। मतलब एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट पर उचक के जाते आना चाहिए, एक से दूसरे पर जाते आना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रॉफिट पे कोई भी परसेंटेज निकाल सकें, ताकि हम किसी भी प्रॉफिट पे कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें। इतना हमें यहां से जो है आना चाहिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से क्लियर हुई?
तो ये याद रखना कि कभी भी यदि प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट हमें एक से दूसरे प्रॉफिट पे जाना है, क्योंकि ये कई बार परसेंटेज के रूप में दिया हुआ रहता है। क्लियर? चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चलो ये वाला एक क्वेश्चन जो है, चलो इसमें पहले तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? चलो ये क्वेश्चन नंबर 51 करके देखो एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमित और विजय पार्टनर है और कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अमित गेट अ सैलरी 2000 पर मंथ और विजय 3000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नेट प्रॉफिट जो दिया है 2,16,000 है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग 2200 अमित और 2500 विजय। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सभी को बनाना है भैया, ऑनलाइन क्लास में भी सारे स्टूडेंट्स प्लीज सबको। हाँ बेटा, नहीं डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया है ना। अगर ड्राइंग अकेला दिया होता तब हम कैलकुलेट करते इंटरेस्ट, तब डेट का 6 महीने वो सब का मायना होता। अभी तो आपको डायरेक्ट रेडीमेड ही दे दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वही लिख देंगे। आया? क्लियर हुआ है? नहीं, फिर जब वो अकेला ड्राइंग दिया हो तब, अगर वो बोलते अकेला ड्राइंग, तब हम उसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए थ्रू आउट द ईयर या 6 मंथ ऐसी सब चीजें कैलकुलेट करते। ठीक है, मगर जब उन्होंने इंटरेस्ट दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ड्राइंग ड्राइंग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है बेटा। श्रेया, ड्राइंग को क्रेडिट साइड लिखेंगे ना बेटा। फॉर्मेट देखो एक बार, ड्राइंग को क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके, क्रेडिट साइड लिख दो। चलिए करते हैं, ये क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए करिए, आप करिए, आपसे बन जाएगा ये। बन रहा है? चलिए फटाफट करिए बेटा, ऑनलाइन क्लास में भी सभी को करना है क्वेश्चन। आज फर्स्ट डे है, सिंपल हमने P&L एप्रोप्रिएशन रिवाइज आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
है ना। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इसमें, P&L अप्रोप्रिएशन। अब जो अपन ने पहले जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको भी करेंगे। चलिए, वेरी गुड बेटा कुमकुम, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जयंत, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड बेटा श्रेयांश। हाँ जी, बिल्कुल सही है श्रेया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यहाँ पे पलक बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पलक। यहाँ पे आ गया अंश। गौतम बन रहा है बेटा। हर्ष ध्रुव, हाँ आ गया। यश बन रहा है बेटा। प्रियांशु, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो आज अपन इतना ही, है ना। अब जिनको पढ़ना है बैठना है तो बैठ के पढ़ लें, बढ़िया अच्छा रहेगा, है ना। मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ, तो कोई भी डाउट है बेटी को बस स्कूल छोड़ के और यहीं पे आ रहा हूँ, तो जो भी डाउट है अपन यहीं पे क्लियर कर लेंगे। आपको होमवर्क दिया था शाम वाली क्लास में, वो जरूर आपको करना है, वो 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो अभी पूछ लेना, कोई डाउट हो ऑनलाइन में भी, मैं ऑनलाइन भी उसको रेडी कर दूंगा, तो जो भी डाउट है आप पूछ लेना। अभी ऑनलाइन चल ही रही है, बस 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं भी यहीं पे हूँ। आपको जो भी डाउट है आप पूछते जाइए, है ना। फिर मैं ऑडियो ऑडियो वगैरह सब ऑन कर दूंगा, तो डिस्कशन करके आप मेरे से कोई भी डाउट है तो पूछते जाइए। वेरी गुड बेटा डॉली, बिल्कुल सही है। प्रियंका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पलक का भी आंसर आ गया है ना। तो ऑनलाइन अभी चल रही है, सिर्फ अभी मैं जो है ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपके डाउट में सब क्लियर कर दूंगा।